Hey guys, Aguna Marana, welcome back to my channel. So this is your educator अर्शीप और आज हम बात करने वाले हैं कि टॉपर अपनी आंसर शीट में ऐसा क्या लिखता है कि उसके फुल मार्क्स आ जाते हैं। टॉपर्स की ही आंसर शीट्स को आज हम एनालाइज करेंगे। दूसरे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मेरे से पूछते हैं कि मैम हम तो एवरेज स्टूडेंट है, क्या हम फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं? तो मैं बोलूँगी बिल्कुल येस लेके आ सकते हो, क्योंकि अगर मैं एवरेज स्टूडेंट थी और मेरे 98 मार्क्स आ गए तो आप लोगों के भी बिल्कुल आ सकते हैं। क्योंकि बेटा ज़रूरी नहीं है कि आपने तैयारी कितनी करी है, ज़रूरी है कि आप उस तैयारी को कैसे अपने पेपर में प्रेजेंट कर रहे हो। तो एक 100% तैयारी वाला बच्चा भी थोड़ा कम स्कोर कर सकता है देन अ स्टूडेंट हु हैज़ प्रिपेयर्ड 80% ऑफ द सिलेबस वेल, और उसके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। कैसे, आज मैं आपको सारी सीक्रेट टिप्स इस सेशन में बताने वाली हूँ। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ये अपने दिमाग में रखना बेटा, ये जो एग्जामिनर है जो तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है ये तुम्हें नहीं जानता, इसको नहीं पता कि तुम ऊपर से टॉप करते हो या फिर नीचे से टॉप करते हो क्लास में। ठीक है, ये सिर्फ वही देखेगा जो तुम इसे दिखाना चाहोगे आंसर शीट के अंदर, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने दिमाग में रखना, भाई एग्जामिनर के पास ढेरों पेपर्स होते हैं चेक करने के लिए और उसको एक पेपर पे कम टाइम लगाना होता है, बिकॉज उसको थोड़ा मिनिमल सा अमाउंट मिलता है, सीबीएसई पे करता है। तो इस वजह से वो क्या करता है, पूरा पेपर थॉरोली नहीं चेक कर सकता। तो उसके लिए अगर तुमने पेपर चेकिंग का प्रोसेस आसान कर दिया तो मैं बच्चों यही बोलना चाहूंगी, दिस इज द होल जिस्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो आपको अपने एग्जामिनर का पेपर चेकिंग स्मूथ करना है, उसको खुश रखना है। अब खुश कैसे कैसे रखें आज के सेशन में देखेंगे आप। तो सबसे पहला पॉइंट पहले भी बताया था मैंने, मिस्टेक्स जहाँ पे हमने अवॉइड करने वाली वीडियो है। अब सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस मार्क कर लेने हैं जिनमें आप फुली कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो कुछ पेपर्स होते हैं, स्टार्टिंग की जो कुछ शीट्स होती है ना, उनमें ऐसे ही क्वेश्चंस आने चाहिए जिनका आंसर आपको एकदम आता हो, ताकि उसको पेपर देखते लगे अरे वाह बच्चे को सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक भी आ गया, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। इंप्रेशन पड़ रहा है ना, धीरे धीरे अच्छे इंप्रेशन डालने उसके ऊपर। चलो अभी मैं तुम्हारे सामने कुछ टॉपर्स की शीट दिखा रही हूँ। देखो 2018 का ये टॉपर है, इसने देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया है। ध्यान से देखो, इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो। अब अगर मैं 2017 के टॉपर की बात करूं, उसकी आंसर शीट भी देखो बिल्कुल तुम्हारे सामने है। एपी का क्वेश्चन है, कैसे अटेम्प्ट किया है। कहीं पे भी तुम्हें ये दिख रहा है कि किसी बच्चे ने, जैसे यहाँ पे उसने ये मल्टीप्लिकेशन करी है, या यहाँ पे उसने ये देखो 111 को ये जो है वो 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। चलो ये तो चलो सिंपल कैलकुलेशन, या फिर इसको उसने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की, कहीं पे भी आपको कैलकुलेशन नजर आ रही है? नहीं आ रही है नजर, राइट। सिमिलरली 2016 का पेपर देखो, ऑब्जर्व करो टॉपर का, यहाँ पे भी तुम देखोगे कि भाई नहीं यार, उसने कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पे जहाँ पे वो सोल्यूशन लिख रहा है नहीं हो रही है। तो बेटा ये टॉपर्स ये कैलकुलेशन कर कहाँ पे रहे हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपने अपना पेपर, मैथ्स का पेपर स्टार्ट करना है, आपने राइट हैंड साइड पे एक मार्जिन लगा लेना है। ठीक है, लेफ्ट पे मार्जिन ऑलरेडी बना होता है, राइट हैंड साइड पे एक मार्जिन लगा लो। मार्जिन लगाने के बाद यहाँ पे ऊपर लिख दो रफ वर्क। मैं बता रही हूँ बेटा, इट रियली वर्क्स, रादर देन डूइंग ऑल द रफ वर्क एट द लास्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट। आंसर शीट के आखिरी पे रफ वर्क करोगे तो आपको स्विच करके फिर आंसर उतारना, स्विच करके आंसर उतारना, उसमें बहुत सेकेंड्स वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो आप अपना टाइम सेव करो बाय डूइंग द रफ वर्क राइट वेयर यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। ठीक है, समझ आया? अब देखो रफ, अपना जो ये रफ वर्क है ना, इसको भी लाइटली नहीं लेना है। रफ वर्क को मैनेज करना भी एक स्किल है। ठीक है, जो बच्चा रफ वर्क को मैनेज करना सीख गया, उसने बहुत सारा अपने पेपर में टाइम सेव कर लिया। कैसे? अब मैनेज कैसे करना है, क्यों करना है, लेट मी टेल यू सम पॉइंटर्स। देखो पहला पॉइंट तो ये बेटा, अगर एग्जामिनर को दिखेगा नहीं कि इस बच्चे ने जो है सामने कैलकुलेशंस करी है, तो वो उसको ये भी शक पड़ सकता है कि ये बच्चा जो है वो कॉपी कर रहा है। मतलब वो आंसर्स लिखे जा रहा है, साफ साफ आंसर लिखे जा रहा है कि इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे उसने आंसर लिख दिया, फिर उसने ऐसे, उसको ये शक भी हो सकता है। देखो बेटा, एग्जामिनर टू एग्जामिनर बहुत डिपेंड करता है तुम्हारा पेपर किसके हाथ में जाता है। हम कुछ नहीं आइडिया लगा सकते, हमें हर केस के बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरी क्या चीज़ है, अगर आपके पास, जैसे आपने यहाँ पे एपी का क्वेश्चन लगाया है, सॉरी ये तुम्हारा सरफेस एरियाज का क्वेश्चन लगाया है, और यहाँ पे तुमने उसका कैलकुलेशन पार्ट किया है सामने, तो जब आप लास्ट में जाके, जब आपको रिवाइज करना होगा, पेपर रीचेक करना होगा, तो आप साथ के साथ अपनी कैलकुलेशंस यहीं पे रीचेक कर सकते हो, रादर देन डूइंग ऑल द कैलकुलेशंस फ्रॉम ए टू जी अगेन।
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है, प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लेना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नीटली लिखना। ये सारे टीचर्स तुम्हें बताएंगे बेटा नीटली लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जो हैंड राइटिंग है वो सुपर सुंदर होनी चाहिए, नहीं यार, कौन मांगता है, नहीं, तुम्हारी ठीक ठाक हैंड राइटिंग भी होएगी ना, चलेगा। तो ध्यान देखो, सबसे पहले क्या देना है, राइट नीटली के अंदर मेरे पास फ्यू पॉइंट्स है, ये सारे नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, प्लीज राइट द क्वेश्चन नंबर। जैसे कि मैंने पिछली बार तुम्हें बताया कि आपको उन्हीं क्वेश्चन से पेपर को स्टार्ट करना है जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कर तो क्वेश्चन नंबर 8 रहा हूं, पर जब मैं शीट में करने लगा मैंने उसको लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1। तुम अपनी ही सीक्वेंस बना के शुरू हो गए हो। अटेम्प्ट तुम जंबल्ड वे में कर रहे हो क्वेश्चन पेपर से, और यहाँ पे सीक्वेंस तुम अपनी मर्जी से 1 2 3 4 स्टार्ट कर दिया। ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बार बार चेक करना पड़ेगा जब उसको कि भाई ये कौन सा क्वेश्चन किया है इसने, ये कौन सा क्वेश्चन किया है। अवॉइड करो इस चीज को, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब आप क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मान लो कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया है, तो यहाँ पे आप लिखो कि आई एम अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 5। एक और चीज साथ में, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखोगे या फिर आप ऐसे लिख दोगे क्वेश्चन नंबर 5, जैसे भी आप लिखना चाहते हो। कई बच्चे आंसर लिखते हैं, आप ऐसे आंसर 5 भी लिख सकते हो। ये लिखने के बाद ये लाइन जो है ना, इसको छोड़ देना, लीव दिस लाइन एम्प्टी। इससे क्या होगा, आपको स्पेसिंग की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली स्पेसिंग क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब भी आपने क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखो, उसके आगे वाली लाइन को छोड़ दो, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, सेक्शन मेंशन कर देना। सेक्शन जरूर मेंशन कर देना स्टार्टिंग में, तो एटलीस्ट कि आई एम अटेम्प्टिंग सेक्शन ए, तो यहाँ पे प्लीज सेक्शन ए लिख देना और उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर देना, अच्छा लगता है। और जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हो तो क्वेश्चन के नीचे प्लीज पेंसिल से ऐसे 2 लाइंस लगा देना, अच्छा लगता है, ठीक है। ये जो हम हाईलाइट करते हैं ना क्वेश्चंस को, तो एग्जामिनर को डिफरेंशिएट हो जाता है शीट को दूर से देख के कि भाई ये इसने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, इसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है। कूल, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। चलो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि अब तुमने क्वेश्चन नंबर लिख दिया, सेक्शन लिख दिया, अब आगे क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करनी है। भाई अब क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करनी है मैथ्स के पेपर में, ये हैबिट बना लो। जो भी स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है, जो भी क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज दे रखी हैं, वो सारी की सारी वैल्यूज आपको आंसर शीट में पहले लिखनी है गिवन के फॉर्म में। तो जो जो भी क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट यू विल राइट ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। क्यों बोला मैंने जिंदगी बदल सकती है, बताओ क्यों बोला? क्योंकि जब तुम ये गिवन लिख रहे हो ना, तुम्हारी सारी जीवन की कंसंट्रेशन इसके ऊपर लग जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम इनकरेक्ट वैल्यूज जो है छाप लेते हैं अपनी शीट में, ठीक है। तो ध्यान से जब भी आप गिवन लिखोगे, प्लीज चेक इट ट्वाइस, 2 बार चेक करके गिवन लिख देना। उसके बाद जो भी निकालना है, या तो क्वेश्चन में होगा कि प्रूव दिस दिस दिस, या तो क्वेश्चन में होगा फाइंड दिस दिस दिस, दोनों में से कोई भी एक चॉइस होगी। तो अगर प्रूव वाला है तो टू प्रूव वाला स्टेटमेंट लिखना ही लिखना है, और अगर कुछ फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, जो भी फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है, तो ए एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा जरूर लिख देना अपने क्वेश्चन के ऊपर। ऐसा क्यों बोला है मैम ने, ध्यान से मेरी बात सुनो। जब आप बाद में जब आप आंसर तक पहुंच जाते हो ना, फिर आपके पास चेक करना, साथ के साथ चेकिंग बहुत आसान हो जाती है कि भाई मैंने एक्स का वैल्यू निकाल लिया, तो देख लेता हूँ इसके अलावा कुछ और तो नहीं निकालना था। तो वापस से तुम्हें क्वेश्चन रीड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तुम स्टार्टिंग में ही अच्छे से रीड कर चुके हो। अब तुम सिर्फ ये देखोगे कि कहीं पे कोई ऐसा चीज तो नहीं जो मैंने नहीं निकाला जिसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हो। समझ आ रही है मेरी बात? बार बार क्वेश्चन चेक करने से अच्छा है एक ही बार क्वेश्चन चेक करके गिवन, टू फाइंड या फिर टू प्रूव पहले से अपने टॉप ऑफ द सोल्यूशन पे लिख दो। इसके आपको आधा 1 नंबर तो वैसे ही मिल जाता है, अगर आपको क्वेश्चन आता भी नहीं होता तब, ठीक है। और फॉर्मूला यूज्ड, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे फॉर्मूला यूज्ड लिखना भूल जाते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके अपना जो है आंसर दे देते हैं। ध्यान से मेरी बात याद रखो, इस चीज को मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको पहले लिखना है और डिब्बे में डालना जरूरी है। अब तुम्हारे सामने एनालिसिस के लिए मैंने ये शीट रखी है, ये टॉपर ने आंसर दिया है एपी के क्वेश्चन का। मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन में देख के बताओ कि क्या कोई इंप्रूवमेंट है, क्या कोई इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। ध्यान से देखो, मैं क्या बोलूंगी, हाँ बेटा इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। क्या इंप्रूवमेंट है यहाँ पे? क्वेश्चन में पूछा गया था फोर्थ टर्म, कहता है फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, तो मतलब बच्चे ने वी हैव, गिवन की जगह वी हैव यूज कर लिया, चलेगा।
इतना चलता है, तुम गिवन लिख लो, तुम वी हैव लिख लो, इट वर्क्स। ठीक है, उसके बाद बच्चे ने ये वाली स्टेटमेंट का मुझे कुछ भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख के नहीं दिया, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती थी, यहाँ पे व्हाट इज मिसिंग हियर, यहाँ पे आना था टू प्रूव, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था टू प्रूव, और साथ में लिखो टू प्रूव 25th term of an AP A25 is 3 times the 11th term of an AP। ये जो चीज़ बच्चे ने मिस करी है बेटा, ये आप लोग प्लीज़ मिस मत करना। इसको एग्जामिनर अच्छा मिल गया तो एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं काटे, एग्जामिनर अगर क्रिटिकल होगा तो यहाँ से हाफ मार्क्स काट सकता है। ठीक है, तो तुम्हारी टोटल किस्मत एग्जामिनर के हाथ में होती है। समझ आ गया? तो ये टू प्रूव लिखा, पर इस बच्चे ने लास्ट में जाके हेंस प्रूव तो लिख दिया है। पर ये वाला जो चीज़ है ना बेटा, ये टू प्रूव में अगर पहले आ जाता तो प्रेजेंटेशन और भी मस्त हो जाती, इस क्वेश्चन की मज़ा आ जाता। समझ आ गया सबको कि कैसे कैसे आपको ऑब्जर्व करना और क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको क्वेश्चन में लिखनी है। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ क्या आ जाती है बेटा, कटिंग को अवॉइड करना है। कोई भी बच्चा स्क्रिबल नहीं करेगा, कलरिंग करना स्टार्ट नहीं कर देगा। प्रॉपर कटिंग और प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए आपके क्वेश्चन में। आप ये सामने अपना ऑब्जर्व करो, यहाँ पे देखो इस बच्चे ने ये वाला पार्ट पूरा गलत लिख दिया था, तो उसने देखो आराम से 1 2 3 4 मार के कटिंग कर दी। कितना नीट लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि मतलब ऐसा कुछ अलग से उसने किया है या कुछ गलत हो गया है उससे। ठीक है, बट जब एग्जामिनर चेक करेगा मेन चीज़ें तो उसको सब अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कटिंग आराम से करना। कोई भी बच्चा ऐसे 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 कटिंग नहीं करेगा, ऐसे 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 भी कटिंग नहीं करेगा। दिस इज ऑल रॉन्ग बेस। एक काम कर सकते हो, अगर सपोज इसको कट करना है, तुम एक सीधा पेंसिल से ऐसे स्ट्रेट लाइन भी कट लगा सकते हो। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो द राइट वे। ठीक है, बट डोंट मेक पैटर्न्स ऑन योर आंसर शीट, और अवॉइड करो स्टार्टिंग के कुछ आंसर शीट्स में तो अवॉइड ही करना कि भाई कटिंग कोई हो जाए। ठीक है बच्चों, चलो ये भी पता चल गया। अब प्रॉपर स्पेसिंग मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, जब तुम क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो, क्वेश्चन नंबर की सामने वाली लाइन तो तुमने छोड़नी है, वो तो तुम्हारा एक क्वेश्चन से दूसरी क्वेश्चन के बीच में अपने आप ऑटोमेटिक स्पेस क्रिएट हो गया। पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत बड़ी है तो कोशिश करो 2 लाइन्स के बीच में दो लिखने से पहले एक एक लाइन छोड़ के लिखो। अगर छोटी छोटी हैंड राइटिंग है फिर चलेगा, फिर लाइन छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर बहुत बड़ी हैंड राइटिंग है तो बेटा प्लीज़ लाइन छोड़ के लिखना है। गैप्स ज़रूर रखने हैं क्वेश्चन में, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। गैप्स का क्या मतलब है मेरा, गैप से मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने जैसे डिवीजन आ रही है ऑलरेडी, ये देखो ये गैप आ रहा है, दिस इज द गैप विच इज क्रिएटिंग हियर। ठीक है, यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है। इस बच्चे की हैंडराइटिंग छोटी है तो चल रहा है, उसने साथ साथ में भी लिख लिया तब भी नीट लग रहा है। पर आप कोशिश करो गिवन लिखोगे, गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिख दिया, अब जब सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन लिखोगे टू प्रूव और सोल्यूशन में गैप छोड़ दो। ठीक है, 3 4 लाइंस इकट्ठा लिखो, फिर एक गैप छोड़ के फिर नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करो, फिर गैप छोड़ के फिर नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करो, तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना। अब अभी हम आंसर कैसे लिखते हैं वो तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब अगला एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आंसर को बॉक्स में लिखना है। क्या करना है बच्चे, आंसर को बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो मतलब आपके पास सपोज ये एपी है, देखो इस बच्चे ने भी क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किया, यहाँ पे गिवन लिख दिया है उसने a इक्वल्स टू 9, d इक्वल्स टू 8, sn इक्वल्स टू दिस, फिर उसने sn का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, गिवन भी लिखा है इसने, sn का फॉर्मूला भी लिखा है, फिर इसने वैल्यूज पुट किया है, सारा सॉल्व किया है। कैलकुलेशन पार्ट बेटा इस बच्चे का रफ वर्क के अंदर चल रहा है, अब तक पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन चल रहा है इस क्वेश्चन का। चला अगर इसकी बीच में कटिंग होगी तो इसने स्क्रिबल नहीं किया, आराम से बस ऐसे कटिंग कर दी, ये भी बिल्कुल ठीक माना जा रहा है, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। लास्ट में आके इसने n की वैल्यू निकाल ली, n इक्वल्स टू 12, और उसको डाला बॉक्स में। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया एक आंसर देख के। n को उसने बॉक्स में डाल दिया, और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस बच्चे ने करी है, क्लोजिंग स्टेटमेंट दी है। तो ध्यान रखना, केवल आंसर को बॉक्स में डालना इज नॉट इनफ, प्लीज गिव द क्लोजिंग स्टेटमेंट। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितनी टर्म्स रिक्वायर्ड हैं कि एपी का सम जो है 636 बने। ठीक है, तो बच्चे ने लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या दिए है, 12 टर्म्स आर रिक्वायर्ड टू गिव द सम 636। मतलब दिस इज सुपर, मैं ये बोलूँगी ये सुपर है, सुपर प्रेजेंटेशन करी है उसने। तो हमेशा मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में x अगर निकाला, x तुम निकाल रहे हो नॉर्मल, अगर रूट्स निकाल रहे हो तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज दिस एंड दिस। ठीक है, देयरफॉर लगा के रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज दिस एंड दिस, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज दिस। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को एक क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर दे देना।
इट लुक्स अमेजिंग मैथ्स के पेपर में। ठीक है, चलो ये भी सबको समझ में आ गया, इसको अप्लाई करना। अब जब तुम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, ये जितने भी टिप्स दे रही हैं, इन टिप्स को दिमाग में रख के सैम्पल पेपर्स को लगाओ ताकि वो तुम्हारी मसल मेमोरी के अंदर सेव हो जाए और फिर पेपर में बाय डिफॉल्ट ऐसी ही प्रेजेंटेशन निकले, सोचने की जरूरत ही ना पड़े, प्रैक्टिस ही इतनी कर ली हो तुमने। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, डायग्राम्स। बहुत बच्चों का सवाल होता है कि मैम डायग्राम लेफ्ट पे बनाए, राइट पे बनाए, सेंटर पे बनाए, कहाँ बनाए मैम डायग्राम? तो मैं आपको एक अच्छा और एक बेस्ट तरीका बता रही हूँ कि कैसे एक क्वेश्चन पेपर में डायग्राम बनानी है। ध्यान से मेरी बात सुनना। सपोज आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो कोशिश करो कि डायग्राम हमेशा राइट साइड पे बनाओ। डायग्राम शुड ऑलवेज बी ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो आप यहाँ पे बेटा डायग्राम बनाओ, यहाँ पे आप डायग्राम बनाओ। यहाँ पे क्या लिखोगे? क्वेश्चन लिखा, स्पेस छोड़ी, यहाँ पे आपने स्टार्ट किया लिखना गिवन, कि मेरे पास क्या क्या गिवन है। ठीक है, क्या क्या तुम्हें प्रूव करना है, क्या क्या तुम्हें प्रूव करना है, या फिर टू प्रूव, या फिर मैं और लिख के बोल सकती हूँ टू फाइंड, आपको क्या क्या फाइंड करना है। ठीक है, वो आप लिखो, राइट। फिर जो भी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो भी चीजें हैं वो आपकी यहाँ पे आनी चाहिए। मतलब आपने जो प्रेजेंट करना है वो कैसे करना है? लेफ्ट हैंड साइड पे सारा का सारा सोल्यूशन होना चाहिए। डायग्राम शुड बी ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। डायग्राम यहाँ पे बनानी है। समझ आ गया सबको? और यहाँ पे रफ वर्क की तो स्पेस तुम्हारी चल ही रही है, यहाँ पे तुम्हारी रफ वर्क की स्पेस चल रही है। इसकी जो कैलकुलेशंस होंगी, कैलकुलेशंस इसकी यहाँ पे चलेंगी, रफ वर्क इसका यहाँ पे चलेगा। कोई भी बच्चा ये जो लेफ्ट वाला मार्जिन है यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ये वाली स्पेस कोई भी यहाँ पे नहीं लिखेगा। ठीक है, ये स्पेस एग्जामिनर के लिए होती है, अगर उसको मार्क्स देने होते हैं वो यहाँ पे जैसे 3 मार्क्स है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 मार्क्स लिख देता है। कई बार अगर यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ पे मार्क्स लिख देता है। ठीक है, तो ये गंदा लगता है अगर आप यहाँ पे भी लिख लोगे, और यहाँ पे जब आप आंसर शीट फोल्ड करते हो ना तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो छुप जाता है, तो अवॉइड करो। तो दिस इज द बेस्ट वे टू प्रेजेंट अ क्वेश्चन। डायग्राम ऑन द राइट साइड, पूरा फुल लेबल डायग्राम होना चाहिए। और एक और चीज सुन लो, जब डायग्राम बनाओगे, सपोज ABC बनाया, मान लो कि मैंने ऐसे बनाया, मान लो कि मैंने सपोज यहाँ पे ढूंढना है AC को ढूंढना है, तो आप डायग्राम के अंदर भी रिफ्लेक्ट करो कि मुझे AC को ढूंढना है। तो डायग्राम के अंदर भी क्वेश्चन मार्क लगाओ, जो भी क्वेश्चन में है रिफ्लेक्ट इट इन द डायग्राम। ठीक है, सब कुछ उसमें बना होना चाहिए। पेंसिल से बनानी है, पेन से कोई भी डायग्राम्स नहीं बनाएगा पेपर में, किसी भी पेपर में नहीं बनाएगा। ठीक है, बिल्कुल लाइक नहीं किया जाता। आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे बहुत बच्चों को आदत होती है आधा क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, फिर स्पेस बचाने के चक्कर में आधा क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। बहुत गलत तरीका है, बिल्कुल भी मैं नहीं बोलूँगी कि ऐसे पेपर अटैम्प्ट करो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बहुत गलत तरीका। तुम्हें वहाँ पे स्पेस बचाने की टेंशन नहीं लेनी है, शीट्स तुम्हारे पास इनफ होती हैं, आराम से तुम पेपर खत्म कर सकते हो उन्हीं शीट्स के अंदर। सिर्फ 14 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथ्स के पेपर में, तो कितनी शीट्स चाहिए यार तुम्हें? ठीक है, चलो ऐसे नहीं बनाना है। डायग्राम को लेफ्ट पे बना के एक और तरीका है जो बच्चे यूज करते हैं, मैं बता देती हूँ तुम्हें। डायग्राम यहाँ पे बना देंगे, आधा क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे, फिर क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे। इसको भी अवॉइड ही करो। तो जो फर्स्ट वाला तरीका बताया था, दैट इज द सुपर एंड द बेस्ट वे टू प्रेजेंट अ क्वेश्चन विद द डायग्राम। एंड कोशिश करनी है जिस भी चैप्टर में, जिस भी क्वेश्चन में डायग्राम बन सके बनाओ। जैसे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का अगर तुम्हारा चैप्टर है तो उसमें आता है ना कि आप इस सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करो, तो रफ डायग्राम, फ्री हैंड स्केच बना दो, फ्री हैंड स्केच बना दो। यहाँ पे अगर सपोज सिलेंडर है, सिलेंडर को मैंने स्फीयर में कन्वर्ट किया, दिस इज कॉल्ड अ फ्री हैंड स्केच। ये एरो रिप्रेजेंट कर रही है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पे डायग्रामेटिकली तुम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बना सकते हो वहाँ पे बना देना। ओके, सो डायग्राम्स का क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब जो भी तुम्हारे आंसर्स है बेटा, अवॉइड करना है ये लास्ट लाइन में लिखना। ये जो लास्ट लाइन में, इसमें कुछ मत लिखा करो, जैसे n=12 आ गया, इसको प्लीज लास्ट लाइन में मत लिखना। टीयर होने के चांसेस होते हैं, बहुत सारी शीट्स होते हैं एग्जामिनर के पास, हम रिस्क नहीं ले सकते। रादर राइट इट ऑन द नेक्स्ट शीट, नई शीट पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें मन कर रहा है कि मैम आंसर ही तो रह गया, अगली शीट पे जाके मैं लिखना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता मुझे, अगली शीट पे नया क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, तो नीचे लिखने की बजाय ना थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना के लिख दो और इसको 2 बार हाईलाइट कर दो, तो एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि भाई बच्चा नीचे नहीं लिखना चाहता था तो उसने थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे साइड में लिख दिया, जहाँ पे अगर स्पेस हुई। अगर स्पेस नहीं है फिर यू हैव टू यूज द नेक्स्ट शीट। समझ आई ये बात? ठीक है जी। तो यहाँ पे मार्क्स तो नहीं कटते हैं, बट चांसेस हैं कि भाई
अगर ख़राब खरूब हो गया, किस्मत का कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो रिस्क नहीं लेना है। डोंट यूज़ द लास्ट लाइन कभी भी। उसके बाद ग्रेस मार्क्स वैसे सीबीएसई में थोड़ा कम रहता है, बाकी बोर्ड्स में थोड़ा ज़्यादा चक्कर रहता है इसका। तो सीबीएसई बहुत अच्छे से पेपर चेक करके आपको पेपर देता है, बट स्टिल कई बार अगर ऐसा हो जाए कि हाँ भाई कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, यू नेवर नो। तो क्या होगा बेटा उस केस में, अगर कोई आपको क्वेश्चन लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है या फिर आपको क्वेश्चन लगा है कि रॉन्ग है, तो क्वेश्चन नंबर लिख के, सपोज क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके आगे लिख दो रॉन्ग क्वेश्चन। तो ग्रेस मार्क्स उसी बच्चे को मिलते हैं, ध्यान से सुनना ये बात, ग्रेस मार्क्स उसी बच्चे को मिलते हैं जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की होती है। मतलब हर बच्चे को +2 नहीं मिल जाएंगे, हर बच्चे को +2 नहीं मिल जाएंगे, सिर्फ ग्रेस मार्क्स उसको मिलते हैं जिसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होता है। तो अगर तुमने क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया और उसके आगे रॉन्ग क्वेश्चन लिख दिया, तो अगर सपोज 2 नंबर की ग्रेस मिलनी है तो वो तुम्हें मिलेगी, वो उस बच्चे को नहीं मिलेगी जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, जिसकी शीट में क्वेश्चन का नामो निशान ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक एडिशनल टिप थी आपके लिए, कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सो आई होप आपको आज की जितनी भी प्रेजेंटेशन की टिप है कि एक मैथ्स में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, वो सबको समझ में आ गया है, ठीक है। सो इसी प्रेजेंटेशन से तुम अपने पेपर को, अगर तुम 90% स्कोर करते हो तो तुम 100% स्कोर कर सकते हो। तो प्लीज़ एग्जामिनर को खुश कर दो मेरे बच्चों, एग्जामिनर को खुश कर दो, ठीक है। और एग्जामिनर को पेपर देने से पहले बेटा एक बार चेक कर लेना कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं तुमने, हाईलाइट हमेशा करना है आंसर्स को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वेल लेबल डायग्राम्स बनानी है, दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, आई रियली बिलीव इन यू गाइज कि तुम लोग अपना एग्जाम इन सभी टिप्स को सुनने के बाद फोड़ दोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और आपको और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए इस चैनल के ऊपर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।